वीडियो नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस के संदर्भ में आखिरी वीडियो होगा और इस वीडियो में हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जहां से 9th और 10th में तो कम देखने को प्रश्न मिलते हैं, लेकिन आप 12th में यदि किसी भी बोर्ड से हैं तो यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलत करके आते हैं। हेलो एवरीवन, एसकेडीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और दो इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को एंड करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट लिखा हुआ है कि यदि आरएस की शुरुआत ओ दैट, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि आरएस की शुरुआत ओ दैट उड दैट, जिसकी हिंदी होती है काश, ध्यान रखिएगा, ओ दैट की भी हिंदी होगी काश और उड दैट की हिंदी भी होगी काश, से हुआ हो तो आईडीएस में, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय की बात हो रही है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उसे रिमूव कर दिया जाता है। किसे? ओ दैट और उड दैट को। आगे कह रहा है कि आरबी में आए हुए सेड या सेड टू को, और इस कंडीशन में आरबी में आए हुए सेड या सेड टू को विस्ड में बदल दिया जाता है। आगे कह रहा है कि कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि कनेक्टिव वर्ड के रूप में ऑप्टेटिव में दैट का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। और आगे यहाँ पे एक नोट लिख रहा है, कह रहा है कि यह एक काल्पनिक वाक्य होते हैं, इसलिए इसमें टेंस का कोई परिवर्तन सामान्यतः नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मोटा मोटी एक लाइन आपको बता दिया गया कि इसमें टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये वाक्य सामान्यतः क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। ठीक है। और बाकी इसका बहुत अच्छे से कारण जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। क्योंकि कुछ बच्चों को बाल की खाल निकालने की आदत नहीं होती है, उनको ये है कि सर आप बस ये बताइए कि एग्जाम में कैसे सही होगा। इसलिए मैंने आप एक बात छोटी सी बता दी कि इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे टेंस नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, कैसे नहीं बदला। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कि ही सेड ओ दैट आई हैड लॉट ऑफ मनी। इसका हिंदी हुआ ही सेड, उसने कहा ओ दैट। अब देखिए, इसमें ओ दैट से वाक्य की शुरुआत हो गई ना, तो कह रहा है कि ओ दैट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। अब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर है ये वाक्य। अब देखिए तो क्या बोला, सबसे पहले बात क्या बोला कि आरबी में आए हुए सेड या सेड टू को विश्ड में बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ही विश्ड, सेड को इसमें बदल दिया विश्ड में, और इसके बाद हमने लगाया कंजंक्शन दैट, और ओ दैट या उड दैट को हटा देना है, तो हटा दिया मैंने। और बाकी ये तो पर्सन की चेंजिंग रहती है तो होगी ही। और हमने क्या बोला कि इसमें टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यह वाक्य सामान्यतः काल्पनिक होते हैं। तो इसलिए हैड अ लॉट ऑफ मनी को मैंने एज इट इज कॉपी किया है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगाते हैं, इसलिए फुल स्टॉप लगा दिया, ये वाक्य बनके तैयार हुआ। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यदि क्लियर नहीं हुआ तो। कह रहे हैं कि ही सेड वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। इसका मतलब क्या हुआ? ही सेड, उसने कहा, वुड दैट माने काश, दोनों की हिंदी काश होगी, काश आई वर अ चाइल्ड अगेन, मैं पुनः बच्चा हो पाता, मैं फिर से बच्चा हो पाता। यहाँ देखिए, ही आरबी में आए हुए सेड को इसमें बदलना है विस्ड में, कंजंक्शन क्या लगाना है? दैट, और यहाँ पे उड दैट है, वो दैट को हटा देना है तो इसको हटा देंगे। और बाकी ये तो पर्सन के अकॉर्डिंग बदल गया, ये ही हो गया। बाकी सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना है तो हमको एज इट इज उतार दिए। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और यहाँ आप पीवाईक्यू उठाइए और 5 ईयर का पीवाईक्यू देखिए आप, और यदि उसमें से इसमें प्रश्न न मिलते हो तो आप जो कहिए। तो चलिए दूसरा की पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? कह रहा है कि यदि आरएस की वाक्य की शुरुआत इफ से हो जाता है, हालांकि यह मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कम देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी रेयर इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट कुछ ऐसे हों कि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बन जाता है तो ये उनसे बचे नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम कोई की पॉइंट छोड़ते नहीं है। तो वही कह रहा है कि यदि आरएस की वाक्य की शुरुआत इफ से हो तो आइडियस अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसे रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पर भी दी से कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो इसको क्या करना है? हटा देना है। दूसरी बात इसमें भी कि आरबी में आए हुए सेड सेड टू किसमें बदलना है? विश्ड में। इसमें भी वही कर रहे थे, यहाँ भी विश्ड में ही बदलेंगे। कंजंक्शन इसमें भी दैट लग रहा था कनेक्टिव वर्ड के रूप में, यहाँ भी कनेक्टिव वर्ड के रूप में कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट लगेगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा।
इसमें भी एक नोट था, इसमें भी एक नोट है। देखिए क्या कह रहा है कि यह भी एक काल्पनिक वाक्य होता है, यह भी काल्पनिक, यह भी काल्पनिक। लेकिन आप एक छोटी सी बात याद रखना है कि यदि इफ के बाद वाला आया हुआ जो वाक्य होता है वह पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में हो तो यहाँ पे कह रहा है कि निश्चित रूप से आई के बाद। अब यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आई होगा, ज्यादातर इसमें आई होते हैं काल्पनिक वाले वाक्य में। काश में एक राजा होता, काश में एक प्रधानमंत्री होता, काश में एक डॉक्टर होता, ऐसे। तो इस तरीके से इस तरह का काल्पनिक वाक्य आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको वो पकड़ पा रहे होंगे। तो वही कह रहा है कि आई के बाद, यहाँ कुछ भी हो सकता है, आई के बाद वर का ही प्रयोग हुआ रहता है। पर कि तथा आईडीएस का मतलब होता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वर को, है ना, जो आई के बाद वर रहेगा तो आईडीएस बनाते समय वर को हटा के उसके जगह पे क्या लिख देंगे, वुड बी में चेंज कर दिया जाता है, मतलब उसके जगह पे वुड बी लिख दिया जाता है। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए हम क्लियर करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आइए सेकेंड कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सेड इफ आई वर अ किंग, मतलब कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा कि इफ आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ही विस्ड, हमने इसमें भी यही बताया कि आरबी में आए हुए सेड, सेड को किस में बदलना है जी, विस्ड में। तो यहाँ पे विस्ड में बदल दिया। कंजंक्शन यहाँ भी लगाना है दैट, ठीक है। और यहाँ भी ई को क्या करना है, रिमूव कर देना है। बाकी ये आई पर्सन के अकॉर्डिंग अपना चेंज हो गया। यहाँ पे ही और वर को क्या बोल रहा था कि यदि इफ के बाद आया हुआ सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, तो यहाँ पर पास्ट टेंस का तात्पर्य बस इतना ही समझ लीजिए, ज्यादा यहाँ पे डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कि इसके बाद जो सब्जेक्ट आया होगा उस सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट में भी आई को फोर्स किया गया कि आई के बाद, तो कोई जरूरी नहीं है, आई की जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वर का प्रयोग हुआ रहेगा, और वर का प्रयोग यदि हुआ रहेगा तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे वुड बी में। किसमें चेंज कर देंगे बाबू, वुड बी में। तो बस इस बात को याद रखिएगा। तो वही कह रहा है वर है तो इस वर को किसमें चेंज कर देना है, वुड बी में। तो वुड बी अ किंग। आई होप इनडायरेक्ट कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हमने क्या बोला कि ये कॉन्सेप्ट देखने को कम मिलते हैं और देखा जाता है एक अधूरा सा लगता है, यह फुल वाक्य नहीं है। कह रहे कि उसने कहा कि यदि मैं एक राजा होता, तो आगे कुछ बोलिए ना आप क्या करते। तो ये अधूरा सा है, इसलिए एग्जाम के पैटर्न, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर नहीं, लेकिन रेयर केस में कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे अधूरा वाक्य भी। यदि इस तरह से आ जाते हैं तो फिर वहां पर हम गलती करके चले आते हैं, इसलिए हमने बता दिया। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ही सेड इफ आई वर रिच, कह रहा है कि उसने कहा कि यदि या अगर मैं धनी होता। तो अधूरा नहीं है कि मैं, अगर मैं धनी होता तो क्या करता, आगे कुछ कहिए ना। लेकिन फिर भी ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि ही विश्ड, आरबी में आए हुए साइड को विश में डाल दिया, कंजंक्शन दैट लगा दिया, इफ को हटा दिया मैंने, यहाँ पर आई इस ही के अनुसार ही हो गया। बाकी वर्ब को किसमें जन कर देना है, वुड बी में, और बाकी आपका रिच हो गया। तो आई होप यह कैसे बना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे शेयर करना चाहते हैं, जिसको लेकर के शायद आप डिमोटिवेट होते होंगे, या फिर न्यू बच्चे यदि हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको ये लग रहा होगा कि नरेशन के ऊपर एक चीज लिखा हुआ था, आपने ध्यान दिया होगा, नरेशन के आगे लिखा हुआ था बाबू पार्ट 18, है कि नहीं। अब यहाँ पे बच्चों को लगता होगा बाप रे कितना पार्ट में पढ़ा रहे हैं ये वो, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक डायलॉग अपने पहले वीडियो में बोला था, जिस दिन मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, हमारा पहला वीडियो जाके देखिएगा। उसमें हमने कहा था कि एक कहावत आपने देहात में सुनी होगी कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। इसका मतलब होता है, देहात में ये बात तो बोलते हैं कि यदि कोई सामान आप खरीदते हैं वो सस्ता मिला लेकिन आपके पसंद का नहीं हुआ, तो आपको बार बार गुस्सा आएगा, है कि नहीं, कि कहां से कहां हम खरीद लिए, पैसा बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। और जब भी उस कपड़े को, उस वस्तु को आप देखेंगे तो आपको एक चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, आप अपसेट हो जाएंगे। लेकिन बाबू यदि वही सामान आप 500 की जगह पे वो लाए थे लेकिन अच्छा नहीं हुआ, तो गुस्सा बार बढ़ा रहा है, वह 1000 का होता ना, इसके डबल का भी होता, लेकिन आपके पसंद का होता, आप पहन के निकलते तो लोग कहते वाह यार क्या आपने कपड़ा पहना है, तो समझ जाइए 1000 महंगा नहीं लगता। इसका मतलब यह हुआ कि इस एग्जाम्पल के जरिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ये बताइए किसी भी टॉपिक को 50 बार पढ़े होंगे, 9 19 से पहले सैकड़ों बार पढ़े होंगे,
यदि आप इंटर में होंगे या 9th-10th में होंगे तो इससे पहले आप कक्षा 1 से आप नाउन के बारे में सुनते आ रहे होंगे। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी आपको नाउन पढ़ना पड़ रहा है, फिर अभी आगे जाएंगे फिर नाउन पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब किसी चीज को बार बार पढ़ने से अच्छा है कि सिर्फ एक बार इस कदर उस टॉपिक को पढ़ लिया जाए कि आप 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से यदि किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, यहाँ तक कि आप कोई भी भारत का वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं तो उस टॉपिक को न तो पढ़ने की जरूरत पड़े और न ही उसके लिए दोबारा से नोट्स में कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़े। तो उस तरीके से हम इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। यदि आप 9, 10 के बाद मान के चलिए बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो 10th पे होते हैं, कुछ 12th पे होते हैं वनडे एग्जाम, यदि उसमें इंग्लिश आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हर एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, तो वहां पर जो है यदि आप वहां पर भी टेंस वॉइस नरेशन बिना इसके तो एरर बनेंगे नहीं, तो आप वहां पर भी यदि नरेशन वॉइस को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से तैयार कीजिए और यकीन मानिए कि इससे बाहर वहां भी नहीं होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके वीडियो को बनाया जाता है, इसलिए कोई कंसेप्ट छोड़ा नहीं जाता है, सभी कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलते हैं ताकि हमारे बच्चों को दोबारा बार बार नोट छेड़छाड़ न करना पड़े और कुछ बनाना न पड़े। एक बार बन गया, एक बार टाइम लग गया तो लग गया, अब दोबारा वो टॉपिक मेरा समय नहीं खा सकता है और न ही इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अब इसके बाहर कॉन्सेप्ट न होने का मतलब ये घमंड नहीं है, मतलब आप 9 से लेके 12 तक आप एग्जाम दे रहे हैं तो इससे बाहर आज तक न पूछा है और शायद ही न कभी पूछेगा, क्योंकि जितना वो पूछता है उसके लेवल से 2-3 स्टेप और भी ऊपर बताया गया है। और वनडे एग्जाम आप कोई भी भारत का दे रहे हैं तो उसमें भी शायद इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो उस कदर इस चीज को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पार्ट 18 आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन घबराने की बात यह भी है नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि ये घंटे 2-2 घंटे का वीडियो है, ये सारी वीडियो जो है ये कहीं ना कहीं 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो बहुत ज्यादा का है ना वो आधे घंटे का है। नॉर्मल हम सभी जानते हैं कि नरेशन में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 5 सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखते हैं, और यदि इस 5 को हम 2-2 वीडियो में भी समाप्त करें तो भी 10 वीडियो हो जाएगा। आप सोच के देखिए, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, यदि 2-2 वीडियो में भी इसको खत्म किया जाता है तो भी ये 10 वीडियो होगा। तो मैं चाहता हूं कि 2 घंटे या 1 घंटे के बनाने से बेहतर है कि मैं छोटे छोटे पार्ट में इसे बनाऊं ताकि आपको सर दर्द न लगे और आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीख सकें। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप हमारे चैनल एसके डीपी स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।